Hello guys, I am Irfan and today we are going to start body fluids and circulation। ठीक है, ये 11th की जूलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है उस हिसाब से, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो फ्लूइड जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में अपने को बहुत बढ़िया वाला क्लेरिफिकेंस देता है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो देखिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, सबसे पहले बायोलॉजी में अपन को टर्म्स पकड़नी पड़ती है। फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, फ्लूइड का मतलब क्या है? फ्लूइड का मतलब अपन सीधा समझ सकते हैं कि फ्लूइड किसको कहते हैं। फ्लूइड मतलब क्या होगा? ऐसी कोई चीज होगी जो लिक्विड फॉर्म में होगी। तो लिक्विड फॉर्म में क्या क्या होता है अपने बॉडी में? ब्लड होता है, लिम्फ होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, मेनली ब्लड एंड लिम्फ होता है। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होगा? जो इन फ्लूइड से सिस्टम बनेगा उसी को सर्कुलेशन कहते हैं और उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और जैसे ब्लड है, वो कौन सा सर्कुलेशन कराता है? ब्लड वेस्क्यूलर या फिर सर्कुलेशन। और लिम्फ कौन सा कराता है? लिम्फेटिक, वेस्क्यूलर या फिर सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये कुछ दो टाइप की चीजें होती है जो फ्लूइड और सर्कुलेशन के बारे में अपने छोटा सा क्लेरिफिकेशन किया। अपने को पता चल गया फ्लूइड्स क्या होता है। फ्लूइड्स क्या होता है? दो तरह के फ्लूइड होते हैं जिनके अंदर मैक्सिमम चीज में क्या होता है? लिक्विड प्रेजेंट रहता है। लिक्विड से क्या अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं? एज वाटर, मेनली कंपाउंड। जैसे आप मान सकते हो कि अगर फ्लूइड में आएगा, ब्लड में 90 से 92% तक वाटर होता है। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ब्लड के बारे में देखेंगे कि ब्लड क्या है। तो सबसे पहली चीज देखें अपन, क्या है ब्लड? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खून कहते हैं। दिखने में छोटा सा वर्ड है लेकिन अपनी जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यह नहीं है तो कुछ नहीं है लाइफ में। खून। अब ब्लड होता है ना, ब्लड, ये कलर इसका बच्चों रेड होता है इन ह्यूमंस। ये भी ध्यान रखना, सब में रेड नहीं होता है। कॉकरोच में कलरलेस ब्लड होता है। 7 चैप्टर में आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रेड होता है ह्यूमंस में ब्लड। अब ब्लड होता है ना, अपन अगर ह्यूमंस के ब्लड की बात करें तो ये किस में फ्लो करता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर ब्लड बच्चों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। ह्यूमंस के अंदर ब्लड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ब्लड बहता तो है लेकिन वो ओपन सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं। ये ध्यान रखना। अब अगर हम खून की बात करें, ब्लड की बात करें, तो ब्लड में बच्चों दो चीजें होती है ह्यूमंस के, ये भी ध्यान रखना। ह्यूमन ब्लड, पहली होती है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिनको अपन सेल्स या फिर कॉर्पसलेस भी कहते हैं। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट को सेल कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट कहाँ से डिराइव किया गया है? अपन इनका फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों जनरली अपन सेल्स बोलते हैं, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन की एनसीईआरटी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि ब्लड किससे कंपोज होता है? प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, अब अपन ब्लड का एकदम क्लियर व्यू क्लियरिफिकेंस लेंगे। ये तो कुछ नॉर्मल की पॉइंट्स थे जो अपन ने ब्लड के बारे में जाने, अब अपन आगे देखेंगे। ठीक है,
कि देखिए कि बच्चों ब्लड क्या है। कोई पूछे कि ब्लड क्या है तो अपन क्या लिखेंगे? ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ब्लड एक तरह का टिश्यू है, ये ध्यान रखना, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। और ब्लड का क्या काम है? कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ठीक है। और क्या काम है ब्लड का? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और ब्लड का फंक्शन क्या है? फ्लो इन नर्व्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर ब्लड बहता है अपना, ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ये कुछ बात हुई। अब अपन ब्लड के जो कंपोनेंट्स उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ब्लड का कंपोनेंट है प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट चीज है, बढ़िया चीज है, और अच्छे से अपने को इसको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा, तो अगर देखिए प्लाज्मा है वो क्या है? प्लाज्मा एक तरह का फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो कि 55% है किसका? ब्लड का। मतलब ब्लड 55% किससे बना हुआ है? प्लाज्मा से। तो अगर अपन बात करें, अगर ब्लड प्लाज्मा जो है वो है 55, तो सेल्स कितनी होगी? सेल्स कितनी होगी? 45%। ये बात एनसीईआरटी कहती है। 55% तो है प्लाज्मा, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्स है। ठीक है। प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि 55% है किसका? ब्लड का। ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर भी कुछ चीजें होती है, ध्यान रखना। जो 55% है प्लाज्मा, उसका यानी 55% ऑफ प्लाज्मा में 90 से 92% तो होता है वाटर, 6 to 8% होते हैं प्रोटीन्स, एंड 1 to 1.5% होते हैं अपने आयंस। ठीक है। कुछ आयंस दिए अपने एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर के सेकंड पेज पे, तो आप समझ सकते हो। अब 90 to 92% तक होते हैं वाटर। तो वाटर का कुछ फॉर्मेशन है, लेकिन प्रोटीन्स और आयंस के बारे में दिया हुआ है कि प्रोटीन्स कौन से होते हैं। तो अपन आगे अगली स्लाइड पे अपन प्रोटीन्स और आयंस के बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से आयंस और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर अपन दो चीजों की बात करें तो एक आ जाता है अपने प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तीन होते हैं, प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। प्रोटीन्स तीन होते हैं। पहला होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन। दूसरा होता है एल्ब्यूमिन। तीसरा होता है ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन का, एल्ब्यूमिन का और ग्लोब्यूलिन का कुछ काम है। बिना काम के तो कोई नहीं रहता ना कुछ तो काम होगा इनका। तो अपन अगर बात करें तो फाइब्रिनोजन का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना पहले।
फाइब्रिनोजन का काम बहुत बार पूछा हुआ है। फाइब्रिनोजन का काम क्या है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग क्या होती है? गुत्था बनना। आगे अपने टॉपिक है चैप्टर में क्लोटिंग क्या है। ब्लड का गुत्था बनता है, उसी को क्लोटिंग ऑफ ब्लड कहा जाता है। ठीक है। जब अपने कहीं चोट लग जाती है, खून बहता है, थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है, किस लिए होता है? क्योंकि वहां पर ब्लड की क्लोटिंग हो गई है। ऐसा नहीं है कि फाइब्रिनोजन अकेला क्लोटिंग करता है, 13 फैक्टर्स होते हैं जो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन फाइब्रिनोजन उनमें से एक है जो प्लाज्मा के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये फाइब्रिनोजन के अलावा भी कुछ फैक्टर्स है क्लोटिंग में जो हेल्प करते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेन क्या है? फाइब्रिनोजन। दूसरी बात करते हैं अपन एल्बुमिन की। एल्बुमिन का काम क्या है? ओस्मोलैरिटी का मेंटेन करना। ओस्मोलैरिटी को ओस्मोलैरिटी का मेंटेनेंस करना। ठीक है। ओस्मोलैरिटी क्या है? वाटर ग्रेडियंट का मेंटेनेंस। ये एक दूसरी चीज अपन कह सकते हैं कि वाटर ग्रेडियंट का क्या करना है? मेंटेनेंस करना है। ग्लोब्यूलिन का क्या काम है? ग्लोब्यूलिन का सबसे बढ़िया काम क्या है? ग्लोब्यूलिन का काम है अपने डिफेंस मैकेनिज्म। अपने ब्लड के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जो भी अपनी बॉडी के अंदर डिफेंस का जो भी काम होता है, वो कौन करता है? ग्लोब्यूलिन करता है। डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोब्यूलिन क्या करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी अपनी बॉडी से। जो एंटीबॉडी क्या करेगी? बाहर से आने वाले एंटीजन के खिलाफ अटैक करेगी, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। उसके लिए कौन काम करता है? ग्लोबुलिन काम करता है। ग्लोबुलिन प्ले करता है रोल इंपॉर्टेंट किसके लिए? एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए और डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ग्लोबुलिन काम करता है। ये तीन प्रोटीन्स थे, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। अब अगर अपन बात करें आयंस कौन से होते हैं, तो देख लीजिए सेकेंड नंबर पे अपन बात करें तो आयंस। आयंस जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, वही आयंस है। यहाँ पे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, एक्सेट्रा। ये कुछ आयंस है जो कि बॉडी के अंदर ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं और कुछ प्रकार से अपने बॉडी सर्कुलेशन में हेल्प भी करते हैं। ठीक है। अब अगर अपन बात करें सर फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, ये तो प्लाज्मा अपने कंप्लीट हो चुका है कि प्लाज्मा क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है। अब अगर अपन बात करें तो आगे अपन बात करेंगे इसकी, आगे अपन बात करेंगे कि आगे अपने बात होगी सेल्स की, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें, लेकिन में आप सेल्स भी लिख सकते हो, तो ये कितने टाइप की होती है? अपनी एनसीईआरटी कहती है ये 3 टाइप की होती है, और बिल्कुल 3 टाइप की होती है। एनसीईआरटी गलत थोड़ी लिखेगी। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसलिस, इसको कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसलिस, और ये प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहा जाता है। ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना, ये 3 चीजों से बने हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इन तीनों को अगर कंबाइन करें, इन तीनों को अगर अपन कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बन जाएगा। ठीक है। अब अगर अपन इन तीनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो ये देखिएगा आगे तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों का डिटेल वेरिफिकेशन अपन आगे करेंगे और आप बड़े आराम से देखिएगा। ठीक है। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट चीज। फर्स्ट चीज किसके बारे में बताई जाएगी? आर बी सी के बारे में बताई जाएगी। आरबीसी को और क्या कहा जाता है? आरबीसी को क्या कहा जाता है? कॉमनली कोल्ड रेड ब्लड सेल्स
और इरिथ्रोसाइट। मेन वर्ड है, बायोलॉजी की बुक में मिलेगा आपको 11th की। इरिथ्रोसाइट क्या होता है, मेन वर्ड है, बायोलॉजी की बुक में मिल जाएगा। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट किसको कहता है, रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। कॉमनली इसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है, ध्यान रखना। दूसरी चीज पूछ जाएगा आरबीसी के बारे में, ये आरबीसी का नंबर कितना होता था। अगर इसके अपन नंबर की बात करें तो ये अबाउट 1.5 to 3 million आरबीसी फाउंड इन पर mm³ ऑफ ब्लड, यानी कि एक बूंद से भी कम ब्लड के अंदर 15 लाख से 30 लाख आरबीसी पाई जाती है। इसके अंदर एक और चीज होती है बच्चों, इसकी लाइफ स्पैन। अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, तो वो होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी डेस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। अगर बात करें कि आरबीसी बनती कहाँ पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी मरने के बाद कहाँ पे जाती है, आरबीसी मरने के बाद जाएगी स्प्लीन के अंदर। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है स्प्लीन को, क्यों, एज आरबीसी destroy and went to spleen। मरने के बाद आरबीसी कहाँ पे जाती है, स्प्लीन के अंदर जाती है, ठीक है। अब अगर अपन आगे बात करें आरबीसी के बारे में, आरबीसी क्या है, तो आरबीसी के बारे में आप ध्यान रखना, न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर अब्सेंट होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आगे अपन बात करें आरबीसी के बारे में, आरबीसी का लाइफ स्पेन हो गया। आरबीसी का मेन काम क्या होता है, आरबीसी क्या है, आरबीसी के अंदर एक सब्सटेंस होता है रेड ब्लड सेल्स हैव हेमोग्लोबिन। क्या होता है, हेमोग्लोबिन, जिसको HB कहा जाता है, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड होता है। एक नोट डाल के आप और लिख दीजिए हीमोग्लोबिन क्या है। Fe कंटेनिंग, यानी कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जो क्या करता है, परफॉर्म्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है क्या, हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना। अब हीमोग्लोबिन के बारे में अगर एक और चीज अपन बात करेंगे, हीमोग्लोबिन बनता कैसे, तो बच्चों इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। 4 बॉन्ड बनते हैं इसके, आयरन 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 आयरन, 4 बॉन्ड होते हैं। इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ के मोलिकुलर कंपाउंड बना लेती है, जो कि फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब अगर अपन अगला बात करें आरबीसी के बाद में,
वो होती है अपने WBC। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास अपने WBC के बारे में दिया नहीं है बुक के अंदर। WBC क्या है क्या नहीं है, WBC का क्या काम है। लेकिन WBC का मेन काम आपको पहले बता देता हूँ। WBC का मेन काम है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। WBC ब्लड की क्लोटिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, ये आप ध्यान रखना। अब अगर अपन आगे बात करें, सेकेंड नंबर पे आती है अपने WBC। WBC को और क्या कहा जाता है, आल्सो कोल्ड ल्यूकोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और कॉमनली इसको क्या कहा जाता है, एंड वाइट ब्लड सेल्स भी इसको कहा जाता है WBC को। ल्यूकोसाइट एंड व्हाइट ब्लड सेल, WBC को ये दो नामों से भी जाना जाता है। अगर अपन बात करें कि WBC का नंबर कितना होता है, तो WBC ये ध्यान रखना आप 6000 टू 8000 in per mm³ ऑफ ब्लड। ये जो नंबरिंग है ये RBC की है, इसी बुक्स में आपको ऊपर नीचे मिल सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT 6000 टू 8000 mm³ ब्लड के अंदर RBC का नंबर पाया जाता है। मतलब 1 mm, एक बूंद से भी कम खून के अंदर 6000 से 8000 WBC पाई जाएगी, ल्यूकोसाइट पाई जाएगी। ठीक है, 6000 से 8000 ल्यूकोसाइट पाई जाएगी 1 mm ब्लड के अंदर। ठीक है, अब अगर अपन अब आगे बात करें लाइफ स्पेन की, तो लाइफ स्पेन ऑफ WBC की अगर अपन बात करें तो यह होता है 14 से 20 दिन। कहीं पे इसको 15 से 25 दिन भी कहा गया है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग 14 से 20 दिन होता है। ओल्ड NCERT कहती है कि 14 से 20 डेज WBC का लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें, न्यूक्लियस जो होता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है चीज। WBC के अंदर न्यूक्लियस जो होता है ना, वो प्रेजेंट होता है, यानी कि WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। WBC न्यूक्लियस को पोजेस करती है। आगे अगर अपन बात करें WBC का फंक्शन क्या है, WBC का क्या फंक्शन क्या है, तो WBC के अगर फंक्शन की बात करें, हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है WBC। ध्यान रखना, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है WBC। RBC का क्या काम था, ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। WBC का क्या काम है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्पफुल है। कौन हेल्पफुल है, WBC। या कुछ की पॉइंट्स है WBC के बारे में। NCERT के अंदर कुछ चीजें और बताई गई है WBC के बारे में। WBC के दो टाइप्स दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ WBC। WBC के टाइप्स दिए गए NCERT के अंदर, दो पार्ट में बांटा गया है WBC को। एक है ग्रेन्युलोसाइट, एक है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ये दो मेजर डिफरेंस है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एक ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, अब इनके भी कुछ नाम दिए हुए, ग्रेन्युलोसाइट में कुछ नाम दिए हुए हैं, ग्रेन्युलोसाइट में कुछ नाम दिए, 5 नाम है अपने, वो बना के देखते हैं अगली स्लाइड में। अगर अपन बात करें ग्रेन्युलोसाइट की,
ग्रेन्युलोसाइट में 3 सेल्स आएगी। अब ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो इसमें 2 सेल्स आएगी। टोटल 5 होती है। अगर इसको अपन 4 दे दें तो ये 5 दे दीजिए आप। ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन सी होगी? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एक होती है इओसिनोफिल। 2 तरह की सेल, 3 तरह की सेल्स होती है, सॉरी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी 2 है अपने, एक तो बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा। इसकी एक ट्रिक भी बताई गई है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। ठीक है, नेवर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ये ट्रिक किसके बेसिस के ऊपर है? इनके अबंडेंस के ऊपर है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट अबंडेंट, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पाई जाएगी। सबसे कम क्या पाई जाएगी? बेसोफिल। बेसोफिल में ध्यान रखना, लीस्ट अबंडेंट। ठीक है, बाकी ये मैक्सिमम होती है नेवर लेट ई मंकी ईट बनाना। ठीक है, बंदर को कभी केला खाने मत दो। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट जिनको प्यार से बायोलॉजी में थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। आगे पर अगर बात करें तो होती है अपने प्लेटलेट्स। नंबर 3 टॉपिक है प्लेटलेट्स। कि प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट किसको कहते हैं? प्लेटलेट का प्यार से कुछ भी नाम होता होगा ना, जैसे आरबीसी का इरिथ्रोसाइट था, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट था, तो प्लेटलेट का भी कुछ प्यार से नाम रखते, सबका होता है, चिंटू मिन्नू टिन्नू विन्नू एक्स वाई जेड जो भी है। तो प्लेटलेट का भी कुछ प्यार से नाम है। इसको कॉमनली सब क्या कहते हैं बच्चों? कॉमनली कोल्ड थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है? कॉमनली कोल्ड थ्रोम्बोसाइट। इसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है प्लेटलेट्स को। ठीक है, प्लेटलेट को कॉमनली क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। अगर अपन की नंबर बात करें तो 60,000 to 80,000 in 1 mm³ of ब्लड। ठीक है, 1 mm³ ब्लड के अंदर 60,000 से 80,000 प्लेटलेट्स पाई जाती है। अभी ध्यान रखना, प्लेटलेट आपके सुना सुना नाम होगा, कहीं कहीं आप जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हो, आपको कोई डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो आपकी प्लेटलेट्स का नंबर डाउन हो जाता है, कभी 80,000 से ऊपर चला जाता है। जैसे कि इसका कुछ फिक्स नंबर होता है, मान लो वो आपके ब्लड की टेस्टिंग करके अगर इनसे कम है तो कह देंगे आपकी प्लेटलेट डाउन हो गई, इनसे ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटलेट्स अपनी बॉडी में बढ़िया होती है, क्योंकि प्लेटलेट है ना, एंटीबॉडी बनाने में हेल्पफुल करती है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है प्लेटलेट्स। लेकिन अगर प्लेटलेट का नंबर कम हो गया तो फिर आपको कुछ एडिबल्स आइटम देते हैं जिनसे प्लेटलेट का नंबर ऊपर चढ़ जाता है और अपना क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस हो जाता है किसका? प्लेटलेट के नंबर का। ठीक है, अगर अपन बात करें न्यूक्लियस की तो प्लेटलेट में न्यूक्लियस होता है अपसेंट। प्लेटलेट भी न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। ध्यान रखना, बीच वाली में न्यूक्लियस है, साइड वाली दोनों में न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, अगली अगर अपन बात करें लाइफ स्पेन की, किसके? प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन कितना होता है? 8 से 15 दिन का। 8 से 15 दिन लाइफ स्पेन होता है इसका, प्लेटलेट्स का। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगली अगर अपन बात करें प्लेटलेट्स के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या है? फंक्शन। सबका फंक्शन तो होता ही है, इसका क्या फंक्शन है? हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म,
डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्पफुल होती है। कैसे हेल्पफुल होती है? अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी चली गई, अब ऐसे मत बोलना कि वहां पर, जैसे कि वहां पर अपन बात की थी ग्लोबुलिन था, तो ग्लोबुलिन सर डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन भी हेल्प करता है, लेकिन प्लेटलेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, प्लेटलेट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है किसके अंदर, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। जैसे मान लो आपके खून के साथ आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, उसके अंदर कोई वायरस था, कोई ऐसा बैक्टीरिया था जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो अंदर चला गया, तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होगी और अपना डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करेगी। उसके खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। प्लेटलेट्स क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। फॉर्म एंटीबॉडी, प्लेटलेट एंटीबॉडी बनाएगी, जिससे क्या होगा? डिफेंस मैकेनिज्म, लड़ाई होगी एक दूसरे के बीच में, ठीक है। लड़ाई होने के बाद प्लेटलेट क्या होगी? अगर आपका प्लेटलेट्स का नंबर बढ़िया है तो आपकी प्लेटलेट आपकी बॉडी को मेंटेन कर लेगी। अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर कम है तो ये एंटीबॉडी आपके बॉडी में नहीं बन पाएगी, जिसके कारण क्या होगा? सीरियस डिजीज होगी, आपके बॉडी में बीमारियां हो सकती है, सीरियस डिजीजेस का कारण है, ठीक है ना। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट का नंबर मेंटेन है तो आपको बीमारी नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडी बन जाएगी उस बीमारी के खिलाफ और वो लड़ लेगी। लेकिन अगर प्लेटलेट का नंबर कम है तो एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी और आपको मलेरिया, डेंगू, बुखार हो सकता है। जैसे वायरस है वो जुकाम से होता है, तो हो सकता है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पा रहे आपकी प्लेटलेट्स, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना यार। काम क्या किया जाता है कि डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर डॉक्टर रिकमेंड, क्या रिकमेंड करते हैं? फ्रूट्स एंड जूस। फ्रूट्स कौन कौन से रिकमेंड करते हैं? अगर हम बात करें तो मान लेते हैं वाटरमेलन हो सकता है, पोमग्रेनेट, या अगर अपन बात करें पोमग्रेनेट वाला तो इम्पोर्टेंट है कीवी। मैं राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ एक बार मेरे को खुद को हुआ था, डॉक्टर बोला कीवी लीजिए बढ़िया हो जाएगा। जूसेस की बात करें अपन तो मैंगो हो सकता है, नारियल पानी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में यह बातें नहीं दी हुई अपने, ये फंक्शन तक दिया हुआ है, ये बात एनसीईआरटी में अपने नहीं दी हुई है, लेकिन आप ऐसे जनरल नॉलेज आप ध्यान रख सकते हो। बाकी प्लेटलेट के बारे में एनसीईआरटी में अपने इतना इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेन चीज क्या, फंक्शन ध्यान रखना किसके अंदर, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद कुछ चीजों के ऊपर अपन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो एज ए क्वेश्चन आपके लिए पुटअप हो सकती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है वो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको अपनी एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। आप खुद बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो देखिएगा कि अगर नंबर की बात करें सेल्स के, तो सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? सबसे ज्यादा नंबर आरबीसी का होता है कि यार 1 mm³ ब्लड के अंदर 15 से 30 लाख आरबीसी होती है। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का नहीं, डब्ल्यूबीसी नहीं, प्लेटलेट्स का 60,000 से 80,000 होती है डब्ल्यूबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी नहीं, प्लेटलेट्स। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद बची कौन है? डब्ल्यूबीसी बची है। तो ये क्या हो गई? अबंडेंस के ऊपर इनका ऑर्डर हो गया। सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या? आरबीसी। मोस्ट अबंडेंट कौन सी है? आरबीसी। लीस्ट अबंडेंट कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। कम पाई जाएगी, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा पाई जाती है, आरबीसी, ठीक है। अगर लाइफ स्पैन के ऊपर अगर अपन बात करें कि किसका कितना लाइफ स्पैन होता है, तो वही सीधा है, सबसे ज्यादा आरबीसी का होता है 120 दिन का, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का होता है, बाद प्लेटलेट्स का होता है। आरबीसी का 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का 15 से 25 दिन का होता है, प्लेटलेट्स का 8 से 15 दिन का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आरबीसी का सबसे ज्यादा होता है लाइफ स्पैन, उससे कम डब्ल्यूबीसी का, उससे कम प्लेट का, सबसे कम प्लेटलेट का, सबसे ज्यादा आरबीसी का, ठीक है। तीनों का फंक्शन की बात करें, आरबीसी का फंक्शन है
CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन WBC का फंक्शन है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड प्लेटलेट का फंक्शन है, डिफेंस मैकेनिज्म। तीनों सेल्स का 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यह आपके ब्लड के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अपन? अब अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। इसकी बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। वही ब्लड ग्रुप जो लोग बोलते हैं मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। अब अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की, जो कि लोग बोलते हैं मेरा है AB पॉजिटिव, कोई बोलता है AB नेगेटिव, कोई बोलता है O पॉजिटिव। ये क्या है? अब ये कोई अल्फाबेट तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो है। डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने कुछ सोच के रखा होगा। ब्लड ग्रुप्स। तो अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की कि ब्लड ग्रुप्स क्या है। तो ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो ब्लड ग्रुप, अपनी बॉडी में 3 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक ए ब्लड ग्रुप, एक बी ब्लड ग्रुप और एक AB ब्लड ग्रुप। 3 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। 3, ठीक है। 3 तरह के ब्लड ग्रुप ने बॉडी में पाए जाते हैं। तो सर ये क्या है? O नेगेटिव, O पॉजिटिव। इनके ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है नहीं, वो अपन आगे बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये एक सेल है। कौन सी सेल है? ये RBC की सेल है, ठीक है। 3D में बनाएंगे। ये RBC की क्या है? ये RBC की एक सेल है। ब्लड के अंदर RBC की सेल इन्यूक्लिएटेड होती है। अब सुनना, RBC की सेल की सरफेस यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? RBC की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। अब क्या होता है, साइंटिस्ट क्या किया था, साइंटिस्ट ने ब्लड निकाला, ब्लड को देखा, RBC को देखा, RBC के ऊपर कुछ एंटीजन्स मिले उनको, एंटीजन्स मिले। जिसकी वो सेल के ऊपर A मिल गया, वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? A ब्लड ग्रुप, ठीक है। जिनकी B मिल गया, वो कौन सा हो गया? B ब्लड ग्रुप। और जिनके ये दोनों ही मिल गए, A भी मिल गया, B भी मिल गया, जिनके A भी मिल गया है ब्लड ग्रुप, B भी मिल गया ब्लड ग्रुप, तो उनको क्या कहेंगे? AB ब्लड ग्रुप। क्या कहेंगे? AB ब्लड ग्रुप। अब सुनना, मान लीजिए किसी की RBC है सेल की, जो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन एकदम ब्लैंक है, मतलब उसके ऊपर कोई भी सेल नहीं है, ब्लैंक सेल मेम्ब्रेन, कोई भी एंटीजन पाया नहीं जाएगा, उसको क्या कहेंगे अपन? O ब्लड ग्रुप। मतलब उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। O क्यों कहा जाता है? O नहीं है, 0 है। लेकिन इनको AB रखा तो इसको भी 0 रख दिया, क्योंकि 0 O के सिमिलर होता है। बाकी ये 0 ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब इसकी सेल वॉल पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। बाकी इसके A है तो A ब्लड ग्रुप, B है तो B ब्लड ग्रुप, दोनों है तो AB ब्लड ग्रुप, कोई नहीं है तो O ब्लड ग्रुप। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या खेल है, वो अपन अगली स्लाइड पे देखें, ठीक है। क्यों? अरे यार गलत दुकान लाया भाई, ये लग तो बोल बोल। चल रहा। अब देखिए RH एंटीजन पे आते हैं। पिछले सेल में अपन देखा AB और AB 3 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं RBC की सरफेस पे। अब ये RH क्या है? देखिए वो तीनों भी एंटीजन थे, A एंटीजन, B एंटीजन, AB एंटीजन, और जो कोई एंटीजन है वो क्या हो गया?
ओ ब्लड ग्रुप हो गया। अब जैसे मान लीजिए आरबीसी की वही सेल है, आरबीसी की वही सेल है, इसके अगर सरफेस पे ए ब्लड ग्रुप है तो ये क्या हो गई, ए ग्रुप की होगी। और जैसे मान लीजिए ये इसका सरफेस है, दूसरी आरबीसी है, इसके यहाँ हो गया बी, तो ये बी हो गया। ये वाली है जिसका कुछ नहीं है, बेचारी अकेली, कोई नहीं है इसका, इसके कोई नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, ओ ब्लड ग्रुप। अब सुनिएगा, आरएच क्या होता है, एक तरह का एंटीजन होता है। ए ब्लड ग्रुप के साथ अगर आरबीसी की सरफेस पे आरएच नाम का एंटीजन पाया जाए, बी ब्लड ग्रुप के साथ अगर आरएच नाम का एंटीजन पाया जाए, ओ के साथ अगर आरएच नाम का एंटीजन पाया जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। और दूसरी कोई आरबीसीज है, उनके सरफेस के ऊपर ए तो है लेकिन आर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए नेगेटिव। सरफेस है, ए बी है लेकिन आर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए बी नेगेटिव। इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल फंडा है, अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो क्या है, पॉजिटिव। अगर आर एच एंटीजन अब्सेंट है तो क्या होगा, नेगेटिव। इनका कंपोजिशन क्या है, 80% के अंदर आर एच प्रेजेंट होता है और 20% के अंदर आर एच अब्सेंट होता है। ये ध्यान रखना, 80% ह्यूमंस के अंदर आर एच प्रेजेंट होता है, 20 के अंदर अब्सेंट होता है। अगर आर एच की अपन बात करें कि आर एच है क्या, तो देखिएगा आर एच कहाँ से डिराइव किया गया। आर एच रीसस नाम का एक मंकी था, अपनी एनसीईआरटी कहती है रीसस नाम का एक मंकी था। रीसस नाम के मंकी के सेल के ऊपर सबसे पहले आर एच असल में कोई एंटीजन नहीं था, नाम नहीं लिखा होता कि आर एच लिखा हुआ है, उसकी बॉडी सेल के ऊपर एक एंटीजन मिला, तो साइंटिस्ट ने वहीं से डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट ने उस एंटीजन का नाम क्या रख दिया, इस रिसर्च का आर और एच उठा लिया और उस एंटीजन का नाम रख दिया आर एच एंटीजन। ध्यान रखना, आर एच एंटीजन क्या है, अगर सेल के ऊपर आर एच पाया जाए तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, आर एच नहीं पाया जाए तो वो सीधा सीधा नेगेटिव होगा। अब सुनिएगा, कुछ की पॉइंट्स होते हैं इसके बाद में, ब्लड ग्रुप के कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके बाद में, तो वो देखिएगा।